हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं MJPR यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम आ चुके हैं। PhD एंट्रेंस एग्जाम को RET यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों की RET का जो शेड्यूल शुरू हो रहा है, जो आप लोगों का फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू होगा, वो आप लोगों का 18 जून से लेके 15 जुलाई तक चलने वाला है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं वो MJPRU की इस वाली वेबसाइट से आप लोग जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आगे। आप लोग देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है, जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आप लोगों के पास में मतलब वेबसाइट हो आप लोगों के पास ये वाली, उसके साथ ही आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों की मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे आप लोगों को वहाँ पता लग जाएंगे। फिलहाल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप लोगों की मास्टर की जो मार्कशीट होगी वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की जो मार्कशीट होगी या फिर डिग्री होगी, जो भी हो आप लोगों के पास वो होना चाहिए। इस बार जो अपेयरिंग में है वो स्टूडेंट भी MJPRU के RET यानी ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MJPRU का जो PhD एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आप लोग यहाँ पर देखें, उसमें आप लोगों का जो इनकम सर्टिफिकेट है फादर का वो भी लगता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए आप लोग OBC SC ST में आते हैं, तो आप लोगों को देने की ज़रूरत है। उसके साथ ही अगर आप लोग जर्नल के EWS कैटेगरी में आते हैं तब भी आप लोगों को देने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो आप आगे देख सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को ये फॉर्म जो है जब आप सबमिट करेंगे तो अपने पास ही रख लेना, कहीं आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। फीस जो कट रही है इसकी वो यहाँ पर आप लोग देखें, जर्नल OBC और EWS के लिए 1200 रुपये जाएगी। SC ST और ट्रांसजेंडर के लिए 600 रुपये कटने वाली है। उसके बाद जो पार्ट टाइम स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करेंगे, जो पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये फीस यहाँ पर जाएगी फॉर्म अप्लाई करने की। 10,000 के अलावा भी आप लोगों की सेमेस्टर वाइज फीस वहाँ पर जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1200-600 रुपये इसके अलावा भी आप लोगों की फ़ीस जाएगी, लेकिन ये फ़ीस जो है कम रहेगी और जो पार्ट टाइम करेंगे उनके लिए फ़ीस ज़्यादा रहेगी, लगभग 1-1.5 लाख रुपये के आसपास रहेगी पर ईयर की। उसके बाद हम बात करें आप लोगों की प्रोसीजर फॉर एडमिशन। आपको पता चल गया है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है PhD के लिए और उसके बाद आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। देन फिर मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद आप लोगों का मेरिट इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लगेगी, देन आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको जिस भी कोर्स में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं वो आप लोगों को आगे पता लग जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा दूंगी कौन से कोर्स में MJPRU में PhD अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री में आप लोगों के पास 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों का सेमेस्टर वाइज है तो B ग्रेड आप लोगों का होना चाहिए, या फिर आप लोगों का जो CGPA चल रहा है वो 7 पॉइंट पर चलना चाहिए, यानी कि 7 CGPA आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5% का मिल जाएगा SC ST को, ठीक है, और OBC को, ठीक। और उसके बाद आगे चलते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देखें कि फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट ऑर्डिनरी बी परमिटेड टू परस्यू रिसर्च फॉर PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट ही शी होल्ड मास्टर डिग्री। जिस कोर्स को आप लोगों ने अपने जो PG कोर्स है उसमें पढ़ा है, यानी MA MSc MCOM जैसे मास्टर कोर्स में पढ़ा है, उसी सब्जेक्ट में आप लोग PhD कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में आप लोग PhD नहीं कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी PhD की वो 36 महीने रहेगी और आप लोग 72 महीने में आप लोग को कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। 36 महीने से 72 महीने के बीच का आप लोग मान के चलिए, मतलब 36 महीने के अंदर तो आप लोगों को कंप्लीट करनी ही करनी है, लेकिन 72 महीने भी आप खींच सकते हैं इसको, ठीक है। कोर्स वर्क वेयर एज मैक्सिमम ड्यूरेशन वुड बी 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर यानी 72 महीने। कैंडिडेट विद मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री मस्ट अपीयर इन रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मास्टर डिग्री हो या उसके बराबर कोई डिग्री हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे कि यहाँ पर आप लोग देखें, अगर आप लोगों का पास में है, इस बार अपेयरिंग है, ठीक है, ये अपेयर्ड हो चुके हैं फाइनल एग्जाम में, तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग पास हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर आप लोग पास
नहीं होते हैं तो फिर कुछ भी मतलब रिलैक्सेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। चाहे आप लोग पीएचडी का एंट्रेंस क्लियर कर लो और पीजी में फेल हो जाओ तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको अगली बार दोबारा से देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँ कि कुछ कहेंगे कि सिलेबस क्या है, कि एग्जाम में सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है, RET विल बी सेम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द नेट एग्जामिनेशन UGC CSIR और however for the subject where net examination is not conducted, easy pharmacy and engineering where syllabus GPAT and GAT shall be effectively respectively. For subject like statistics and other similar subject, the syllabus shall be prescribed by the university. The fee for the application form PhD prescribed different categories shall be determined by the university time to time. जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा वो CSIR नेट का जैसा रहेगा, CSIR नेट या फिर UGC नेट में जैसे उन लोगों ने सिलेबस दिया होगा एज इट इज़ वैसे ही आएगा। फार्मेसी और इंजीनियरिंग में GPAT और गेट के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों के पेपर होगा वो RET होगा, ठीक है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, और वो 2 फेज में होगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे और ईच ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। 2 पेपर होंगे, पहले 2 घंटे में एक पेपर होगा, दूसरे 2 घंटे में 2 पेपर होंगे। जिन लोगों ने PhD की तैयारी कर रखी है उन्हें पता होगा कि पहला जो पेपर होगा वो जनरल पेपर होगा, दूसरा जो पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, जनरल स्टडीज और सब्जेक्टिव वाला। आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट पेपर शैल बी डिजाइन टू एवेल्युएट द कम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो ये तो फिर जनरल स्टडीज का एक पेपर आएगा, फर्स्ट पेपर जो आप लोगों का फर्स्ट मीटिंग होगा। सेकंड पेपर जो होगा shall be for assessing the subject proficiency of the candidate. Each question paper shall be of 100 marks having 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आएगा और 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। RET क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। टेकन टुगेदर बोथ पेपर्स, ठीक है, दोनों पेपर मिला के आप लोगों को 50% मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप लोग इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। 50 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप लोगों को 50 लेके ही आना है। रिलैक्सेशन मिलेगा केवल SC ST को, ठीक है, 45% वहाँ पर हो जाएगा और OBC को भी। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्स हैं, जिन लोगों को RET नहीं देना है, RET किन को नहीं देना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, GPAT गेट, ठीक है, UP स्लेट, अगर ऐसे कोई एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं तो उन लोगों को RET देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें अपना फॉर्म फिल करना है, बस उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना है, बाकी सारे काम जो उनके वैसे ही होंगे, ठीक है। उनका इंटरव्यू हो सकता है क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज रहते हैं। इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। RET में जब आप लोग जाएंगे तो CSIR वाले जो UGC वाले होते हैं, जो JRF वाले होते हैं, उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, खास कुछ पूछा नहीं जाता है वहाँ पर। फिर भी अगर आप लोग का इंटरव्यू होता है तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, बाकी आप लोग को धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी हैं जिन लोगों को नहीं देना है। नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर एटलीस्ट कॉलोनल इक्वलेंट रैंक विद नॉट लेस देन 15 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब सर्विस अप्लाइंग, ठीक है, 15 साल से जो कम का उनका मतलब एक्सपीरियंस ना हो, वो लोग अपना RET फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन उन्हें रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट वो आर एग्जम्प्ट फ्रॉम RET आर आल्सो हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन विद द एप्लीकेशन फीस। आप लोगों को फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें थी, बाकी जो बेसिक्स थी, बाकी धीरे धीरे करके आप लोगों को पता लगी जाएगा सारी बातें, ठीक है। यहाँ पर ये हेल्पलाइन दी हुई है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को आती है तो सब आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फॉर्म फिल करने में हो या फिर कोई और प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही हो। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट आप लोगों का देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि एंशिएंट हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, एनिमल साइंस यानी जूलॉजी, रीजनल इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CSIT, साइकोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, जियोग्राफी, हिंदी, होम साइंस, लॉ, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक, फार्मेसी, प्लांट साइंस, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पर्सियन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सांस्कृतिक, संहिता एंड मौखिक सिद्धांत, द्रव्य गुण, रस, राष्ट्र एवं भेषज कल्पना, अब ये क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, शास्त्रवित्र एंड योगा, ये आप लोग देख लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। काया चिकित्सा, शाल्य तंत्र, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन में आप लोग
पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और कोर्स में आप लोग पीएचडी नहीं कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिए। बात करते हैं आप लोग को फॉर्म कैसे फिल होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग को गूगल पर आना है सीधे, और जब आप लोग गूगल पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है MJPRUDOR। तो यहाँ पर इसको सर्च करेंगे MJPRUDOR को। जब यहाँ पर आएंगे तो ये आप लोग को वेबसाइट दिख जाएगी MJPRU डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च की। यहाँ पर ऑप्शन भी आ चुका है पीएचडी एंट्रेंस का, इसको हमें खोल लेना है। वेबसाइट काफ़ी स्लो चलती है, थोड़ा वेट कर सकते हैं इसके लिए, और कोशिश करें कि फॉर्म को लास्ट डेट से पहले भर लें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वेबसाइट की हालत क्या है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर आप लोगों को लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, एक सेकंड देख लेते हैं। ये तो नोटिस ही आ गया यहाँ पर, और उसके बाद वापस से जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर ये आ चुका है देखिए। तो यहाँ पर जब आप लोग पीएचडी एडमिशन 2025 पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग 1200 और 600 वाली फॉर्म फीस पे करना चाहते हैं तो आप लोगों को रेगुलर वाला फिल करना है, और अगर आप लोग 10,000 वाली फीस पे करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग पार्ट टाइम कोर्स करना चाहते हैं और आप लोग 1-1.5 लाख रुपए पर ईयर खर्च कर सकते हैं इसके लिए, पीएचडी के लिए, तो आप लोगों को पार्ट टाइम वाला फॉर्म फिल करना है। पार्ट टाइम में बस ये है कि आप लोगों को कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, कोर्स वर्क वगैरह सबमिट करने के लिए, एग्जाम देने के लिए ही आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रिसर्च वगैरह की थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आप लोगों को कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन रेगुलर वालों को कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर जो कोर्स वर्क है वो भी करना पड़ेगा, असाइनमेंट सबमिशन वगैरह सब करना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर वो लोग कहें कि आप लोगों को क्लास भी लेनी है उनकी जगह, तो वो भी लेनी पड़ सकती है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को क्लिक करना है, रेगुलर स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारा फॉर्म आप लोगों को फिल कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके अब यहाँ पर देखो बहुत से कहेंगे कि सब्जेक्ट कौन सी मतलब कितने, सॉरी माफ़ करना, कौन से कोर्स में कितनी सब्जेक्ट कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएंगी सारी सीट्स, ठीक है। जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर देखना सीट्स अवेलेबल, ठीक है। तो यहीं पर आप लोगों को पता लग जाएगा धीरे धीरे। पहले तो यहाँ पर नंबर दिखाई देता था कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कोर्स में सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर सीट्स फिल हो जाएंगी तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब ये जो सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर अनअवेलेबल लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो सारी डिटेल आप लोग फिल कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म आप लोग खुद से भर लीजिए, मैंने हेल्पलाइन आप लोगों को दिखा दी है। फॉर्म फिल करके नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि यूट्यूब की टर्म्स एंड पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।